पौध संरक्षण। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पौध संरक्षण के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लांट प्रोटेक्शन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लांट प्रोटेक्शन। तो वैसे तो आप पौध संरक्षण के बारे में अच्छे से समझ के जानते होंगे, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पौध संरक्षण क्या होती है। पौध संरक्षण मतलब फसलों की सुरक्षा। पौध संरक्षण मतलब उसमें होने वाली हानियों से फसलों की क्या करना, सुरक्षा करना ही क्या कहलाती है? एक आपका पौध संरक्षण। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के पौधों में बहुत सारे फसल आते हैं, पौधे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं धान की खेती पर हम उसका संरक्षण करके उसकी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। गेहूँ है, ज्वार है, ठीक है, भुट्टा है, यहाँ और बहुत सारे जो बगीचे होते हैं, बगीचे में भी हम फलों का उत्पादन करते हैं और फलों के उत्पादन में भी बहुत सारी हमें परेशानी आती है, उस फलों को नुकसान होता है, तो वहाँ भी हम उसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के बगीचों का जो सुरक्षा ही एक क्या कहलाती है? आपका पौध संरक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका एक पौध संरक्षण कहलाती है। परिभाषा के तहत अगर मैं बताना चाहूँगा आगे और, तो फसल सुरक्षा वनस्पतिक संरक्षण की एक शाखा होती है, जिसके अंदर किसी उपज की वृद्धि के लिए कीटों और कीटनाशक और जीवों और रोगों के नियंत्रण की खोज के लिए वैज्ञानिक जो विधियाँ हैं उनका सफल प्रयोग किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाती है? पौध संरक्षण कहलाती है। ठीक है, इसमें हम वैज्ञानिक विधियों का भी सहारा लेते हैं और जो संभवित हमारे पास साधन होती हैं उनका भी हम प्रयोग करके पौधों का सुरक्षा कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। आगे अगर मैं इसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगा, तो फसल सुरक्षा से तात्पर्य प्रयोग में आने वाली विभिन्न फसलों की हानिप्रद जीवों से रक्षा करना ही क्या कहलाती है? पौध संरक्षण कहलाती है। इसके लिए हम अनेक उपाय कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के फसलों की सुरक्षा के लिए, जैसे कि फलों तथा संग्रहित अनाजों को हानि पहुंचाने वाले कीटनाशक व अन्य हानिकारक जीवों के तथा खरपतवारों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए हम बहुत सारे उपाय उसमें ला सकते हैं। जो संभवित साधन है उसके तहत हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं और उसके द्वारा हम रोगों को नष्ट या कम कर सकते हैं। ठीक है, नष्ट या हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जो फसल सुरक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है संभवित साधनों के द्वारा खाद्य फसलों, फलों और तरकारियों, अनाजों, कीटों और बीमारों से होने वाले नुकसान को कम करना तथा उत्पादन एवं गुण में क्या करना? वृद्धि करना होता है ना? क्या करना होता है? यहाँ वृद्धि करना होता है। फसल सुरक्षा ही से ही हम क्या कर सकते हैं? जो बहुत सारे फसलों को उत्पादन करते हैं उसमें हम उसकी सुरक्षा करके वृद्धि में उसकी जो उत्पादन क्षमता है हम बढ़ा सकते हैं, उत्पादन में हम उनके गुणों में हम वृद्धि कर सकते हैं। ये फसल सुरक्षा है उसको हम 3 तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ लिखा हुआ है खरपतवार। तो खरपतवारों को नष्ट करके, खरपतवार क्या होती है? पौधों के साथ अनिच्छित पौधे जो उग जाते हैं, पौधों के साथ अनिच्छित पौधे जो उग जाते हैं। अनिच्छित मतलब बिना हमारी इच्छा के वो पौधों के साथ उग जा रहते हैं, तो वो जो पौधे होते हैं वो खरपतवार का काम करती है। और वो खरपतवार जो है वो उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, उसमें जो गुण होते हैं वृद्धि की वो बहुत अधिक होती है और लगातार जो हम फसल उगा रहे हैं उससे तीव्र गति से क्या होने लगती है? फैलने लगती है और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? उन खरपतवारों को हम नष्ट करके पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा है फसलों में लगने वाले कीटों से जो नुकसान होती है उससे हम सुरक्षा करके पौधों को संरक्षण कर सकते हैं, पौधों को हम बचा सकते हैं, पौधों की उत्पादन क्षमता को बचा सकते हैं। फसलों में आजकल बहुत सारे कीट पतंग आपने देखे होंगे, है ना? वो फसलों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके के जो कीट होते हैं उससे हम बचाव का कार्य करके हम क्या कर सकते हैं? पौधों को संरक्षण कर सकते हैं, पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है आपका फसलों में रोग लगना। तो फसलों में रोग लगने से भी फसलों को नुकसान होती है, उसकी उत्पादन क्षमता घटने लगती है।
उनमें जो वृद्धि होने के जो गुण होते हैं वो घटने लगते हैं। तो हम यह वैज्ञानिक विधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके जो फसलों में लगने वाले रोग हैं उसको कम कर सकते हैं या उसको उन रोगों को नष्ट करके हम पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है ना। जो हमारा भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे देश की लगभग आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित होती है, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि जो लगभग 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, जो हमारे भारत में की जो जनसंख्या है 80% की जो संख्या है वो कृषि पर ही आधारित है और कृषि पर आधारित होकर ही क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और फसलों को उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाकर हमें अनाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। हमारे भारत देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा तो है और प्राकृतिक संपदा के होते हुए भी हम अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर आधारित होते हैं। ठीक है, अन्य देशों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अन्य देशों पर आधारित होने का कारण यह है कि हम फसलों को अच्छे से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। फसलों में जो होने वाले खरपतवार हैं, फसलों में लगने वाले कीट हैं, फसलों में लगने वाले रोग हैं, उससे हम अच्छे से नहीं बचा पा रहे, उससे अच्छे से सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें क्या हो रही है, नुकसान हो रही है और अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करने में हमें कठिनाई हो रही है, जिससे हम दूसरे देशों पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, रूस पर हमें निर्भर होना पड़ रहा है। तो हम अगर खरपतवार को नष्ट करें, फसलों की में लगने वाले कीट को नष्ट करें, फसलों में लगने वाले रोगों को नष्ट करें, तो हमें दूसरे देशों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा और हम खुद जो हमारे देश में अन्न की फसल करते हैं, अन्नों का जो फसल उत्पादन का कार्य करते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। इन सभी कार्यों को कर ठीक है, इन सभी कार्यों को कर हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है ना, वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी हम जब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार जो है पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, सरकार ने जो है एक पंचवर्षीय योजना चलाई थी जिसके तहत कृषि को उसमें प्राथमिकता दी गई थी, जिसके फलस्वरूप हम उसमें उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करते थे, उत्पादन को क्या करते थे, बढ़ाने का कार्य करते थे और हमारी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी और जिसके कारण हमने 1978 से ही अनाज का आयात करना बंद कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर दिए थे, 1978 से ही हमने अनाज का आयात करना बंद कर दिया था, यानी हम दूसरे देशों पे आश्रित होना धीरे धीरे बंद कर रहे थे। ठीक है, जो हमने अभी पहले बताया कि हम अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर रहते थे, तो वो हम 1978 से ही धीरे धीरे अनाजों का आयात जो हमारे देश में दूसरे देश से जो अनाज आते थे हमारे अनाज की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसको हम धीरे धीरे बंद कर रहे थे। इससे हम फसल सुरक्षा का विशेष योगदान दे रहे थे। इसका कारण यह है कि हम फसल सुरक्षा पर क्या कर रहे थे, धीरे धीरे विशेष योगदान दे रहे थे। जो आपको अभी बताया गया था कि विशेष प्रकार के खरपतवारों को विशेष प्रकार की युक्ति अपनाकर उसको नष्ट करना। ठीक है, और उसमें जो फसलों में जो कीट लग रहे थे उससे सुरक्षा करना, फसलों में रोग जो लग रहे थे उससे हम उस पौधों को क्या कर रहे थे, फसलों को सुरक्षा कर रहे थे। वैसे आप देख सकते हैं नीचे आपको एक सारणी बनी दिखाई दे रही है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रही है, एक सारणी बनी दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो सारणी है ये आप देख सकते हैं इसमें खरपतवार से फसलों को कितना नुकसान होता है। खरपतवार से फसलों को 33% नुकसान होता है। 33% की नुकसानी हमें खरपतवार से होती है, क्योंकि खरपतवार एक ऐसे पौधे हैं जो अनिच्छित पौधे होते हैं, बिना हमारी इच्छा के फसलों के साथ उग आते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं। मैंने अभी पहले ही बताया था ये जो खरपतवार होती है ना, जो खरपतवार होती है वो क्या करती है,
उसमें जो उत्पादन क्षमता होती है बहुत तीव्र गति से होती है, वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है, और जो हमारे फसल की बालियाँ जो है उससे अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगती है, और हमारे जो फसल है उसको धीरे धीरे क्या कर देती है, नष्ट करने का कार्य करती है, क्योंकि उसकी जो खरपतवार की जो बालियाँ होती है एकदम लंबी होती है, और लंबी होने के कारण जो हमारे पौधे हैं उसमें सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाती है, और जो सूरज की जो से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो खुद अवशोषित करके खुद अपना भोजन बनाना तैयार कर देती है, जिससे क्या होती है, हमारे जो फसल है वो नुकसान होते हैं और खरपतवार धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो खरपतवार के कारण हमारे फसलों को 33% की हानि होती है। खरपतवार के कारण हमारे फसलों को कितने प्रतिशत की हानि होती है? 33% की हानि होती है। दूसरा आप देख सकते हैं, फसलों में कीट के साथ, फसलों में कीट जो लगती हैं तो फसलों के कीट के कारण 26% की जो नुकसान होती है वो फसलों को होती है, जो फसलों में कीट पतंगों के कारण होती है। ठीक है, फसलों में कीट पतंगों के कारण होती है। आपने भी देखा होगा कि हमारे भारत देश में कोरोना एक वायरस के कारण एक तो हम ऐसे ही बहुत परेशान है ना, ये बीमारी जो है इसके कारण हम परेशान हैं। उसके कारण आपने देखा होगा एक न्यूज़ बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी कि दूसरे जो प्रांत है, भारत देश के जो प्रांत है, उधर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कीट पतंग जो है फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और इतनी तीव्र गति से हमारे भारत देश में अभी दूसरे प्रांतों शहरों में या जिलों में या एक क्षेत्र में जो कीट पतंग थे वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे थे और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उस तरीके के जो कीट पतंग होते हैं वो हमारे फसलों को 26% की हानि पहुंचा रहे थे। यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत तीव्र गति से उससे अधिक प्रतिशत की मात्रा में वो फसलों को पूरा नुकसान पहुँचा रहे थे। ठीक है, तो उस तरीके की जो कीट होती है उससे हमें सुरक्षित करना है फसलों को, है ना, जिससे कि हमारी जो फसल है वो जो है सुरक्षित रह सके। तो इसमें अभी फसल में कीट लगने से कितनी प्रतिशत की हानि होती है? 26% की हानि होती है। तीसरा आप देख सकते हैं, यहाँ आप लिखा होगा फसलों के रोग। तो फसलों में रोग लगने से हमें 20% की हानि होती है ना। अलग अलग तरीके से बीमारियाँ लग जाती है ना। आप देखे होंगे फसलों में कभी कभी जो धान की उत्पादन क्षमता हमारे भारत देश में सबसे अधिक होती है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हम धान की खेती करते हैं, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है। तो हम अगर हमारे छत्तीसगढ़ को ही लेते हैं, दूसरे प्रांत या दूसरे जिले को हम ना लेकर या दूसरी स्टेट को हम ना लेकर, राज्यों को ना लेकर, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखे होंगे आपने कि जो धान की खेती की जाती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिससे धान की खेती को प्रभावित करती है। जिससे आप देखे होंगे कभी कभी धान की बालियां मुरझा जाती है, नीचे झुक जाती है ना। कभी कभी जल्दी क्या हो जाती है, धान आती तो जरूर लेकिन उसमें बीज जो होती है वो उसमें उत्पत्ति नहीं होती है, जिससे क्या होती है, हमें बहुत सारी बीमारियों के कारण जो हमारी धान की खेती है उसको नुकसान पहुंचाती है और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो छीन हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से फसलों में जो रोग लगते हैं उसके कारण बहुत सारी हमें परेशानियां होती है, जिससे हमें फसलों को सुरक्षित करने अनेक उपाय करके कीटनाशक दवाई का उपयोग करके हम फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारणी में बताया गया कि फसलों की रोग में 20% की हमें हानि होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो खरपतवार से, फसलों में कीट लगने से, फसलों में रोग लगने से। दूसरा होता है खेतों में चूहे जो हैं फसलों को नुकसान करने का कार्य करती हैं, है ना। जो चूहे जो हैं 6 से लेके 8% तक फसलों को नुकसान करने का कार्य करती है। तो चूहे के कारण भी हमें नुकसान होती है। पक्षियों के कारण, पक्षियाँ जो हैं 1 से 2% की हानि फसलों को पहुँचाती है। ठीक है, तीसरा है आपका अन्य प्रकार की जो परेशानियाँ आती है उससे हमें 1 से 3% की हानि होने लगती है। तो ये सभी जो हानियाँ हैं, इससे अगर हम अच्छे तरीके से सुरक्षित करते हैं, पौधों को संरक्षण करते हैं, तो हम आसान तरीके से पौधों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पौधों की उत्पादन क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आपका है। आगे आप देख सकते हैं पौध संरक्षण की आवश्यकता में आधुनिक अवधारणा। पौध संरक्षण की आवश्यकता, हमें पौध संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ये हम आधुनिक अवधारणा के तहत समझाने वाले हैं। पौध संरक्षण मतलब पौधों में की रोगों, कीटों और खरपतवारों में रक्षा करना अन्य कृषि कार्य की तुलना में अधिक आवश्यक होती है। ठीक है,
पौधों की रोगों, कीटों और खरपतवारों से रक्षा करना अन्य किसी कार्य की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है। क्यों अधिक आवश्यकता होती है? क्योंकि जब आप फसल का उत्पादन करते हैं तो यदि उसमें रोग लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाती है, वहाँ फसलों को प्रभावित करती है और फसलों की उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे हमें बहुत सारे नुकसान होने लगते हैं। तो सबसे अधिक कार्य जो है फसलों की उत्पादन क्षमता में पौधों को रोगों से, कीटों से, खरपतवारों से और अन्य अनचाही जो गतिविधियां होती है पौधों को नुकसान करने के लिए, उससे हमें बचाने का कार्य करना ही एक पौध संरक्षण की एक अत्यधिक आवश्यकता का कारण होती है। ठीक है, आज विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 5 से 6 बिलियन तक की है। ठीक है, आज हमारे विश्व की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, 5 से 6 बिलियन की है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 से कितनी है, 6 बिलियन की है। और अगर हम कहें कि जनसंख्या की जो वर्तमान दर को हम ध्यान में देते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगातार निरंतर जो हमारी जनसंख्या है बढ़ती जा रही है ना। लगातार निरंतर जो जनसंख्या वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें अन्न की आवश्यकता है वो अत्यधिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अन्न की आवश्यकता भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसमें अधिक से अधिक कुपोषण की जो मात्रा है वर्तमान में, जो कुपोषण से प्रभावित हो रहे हैं वो 600 मिलियन हैं और भूख से जो प्रभावित हो रहे हैं वो 1.8 बिलियन से मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रभावित इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के लायक उनके शरीर की उस जो क्षमता है, उसके शरीर में जो ऊर्जा की मात्रा की कमी होने के कारण वो क्या होती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो भूख के कारण ही क्या हो जाते हैं, अपना भूख के कारण ही उनको जैसे कि आप जानते हैं पौध संरक्षण करना अति आवश्यक है। उसके तहत अगर आप देखते हैं तो हमारी भारत देश की जो जनसंख्या है लगभग 5 से 6 बिलियन तक की है, जिसमें से लगभग उसमें से 600 मिलियन की जो आबादी है वो एक कुपोषण का शिकार हो रही है और लगभग 1.8 बिलियन जो आबादी है वो भूख से प्रभावित होकर मर रहे हैं या उसका शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे वर्तमान स्थिति में अगर हम देखा जाए तो हमें पौध संरक्षण की आवश्यकता क्यों हो रही है ना। देख सकते हैं कि लगभग कुपोषण में वर्तमान में 600 बिलियन और भूख से 1.8 बिलियन जो मनुष्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रभावित होने का कारण जो है पौध संरक्षण की आवश्यकता की पूर्ति अच्छे ढंग से ना हो पाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें इतनी आवश्यकता होती है कि पौध संरक्षण की कि हम इन जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और भूखमरी का शिकार हो रहे हैं इसको हम बचा भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसको हम बचाने के लिए अगर हम के लिए हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है पौध संरक्षण की। आगे आप देख सकते हैं कि पौध संरक्षण या पादप संरक्षण 3 भागों में विभक्त किया गया है ना। 3 भागों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, जिसमें रोग अथवा बीमारियों का नियंत्रण, कीट पतंगों का नियंत्रण और खरपतवारों का नियंत्रण। ठीक है, यहाँ इन उपयुक्त नियंत्रणों के द्वारा पौध संरक्षण हम कर सकते हैं। पहले भी मैंने बताया 3 कारणों से अगर हम पौधों को अच्छे तरीके से सुरक्षित कर पाते हैं तो हम उसकी उत्पादन क्षमता को आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये जो भी भूखमरी का कारण हो रही है और कुपोषण का जो शिकार हो रहे हैं उससे भी हम प्रभावित होने वाले इंसानों को, मनुष्यों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला उसके एक रोग अथवा बीमारी के नियंत्रण के तहत एक एक्ट तैयार किया गया है जिसको बोला गया है प्लांट वनस्पति संक्रामक वनस्पति निषिद्ध एक्ट। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, है ना। प्लांट क्वारंटाइन एक्ट बोला जाता है, संक्रामक वनस्पति निषिद्ध एक्ट जिसका हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये फसल पौध संरक्षण के लिए एक उपयुक्त एक्ट के रूप में इसको तैयार किया गया है, इसको प्रतिपादित किया गया है, इसको एक को बनाया गया है। इसमें क्या किया जाता है, जो अनाज का हम एक
देश से दूसरे देश तक आयात निर्यात करते हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है, अनाजों को एक देश से दूसरे देश तक आयात निर्यात करते समय बिना किसी रोक टोक के हानिकारक कीट अथवा विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ या विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ जो होती है पौधों में जो होती है वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बिना रोक टोक के अगर आप विदेश से अनाज यहाँ हमारे भारत देश में आयात कर रहे हैं तो हम उसका बिना रोक टोक के सीधे हम क्या कर देते हैं, हमारे भारत देश में प्रवेश करने दे देते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो परेशानी होती है, हानिकारक कीट उनके जो फसलों में लगे होते हैं, है ना, या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती है वो उन अनाजों के साथ ही हमारे देश में, हमारे भारत देश में आ जाती है, जिसके कारण हमने एक एक्ट तैयार किया है जिसका नाम दिया जाता है संक्रामक वनस्पति निषेध एक्ट, यानी प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, है ना, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। ठीक है, तो जिसके तहत एक कानूनी व्यवस्था की गई है ना, जिसमें ये जो कीट होते हैं अथवा वादियाँ या एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश जो करते हैं आयात और निर्यात के तहत, तो इसमें इन एक्टों के तहत हम क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जो पहले रोक टोक नहीं किया जाता था तो उसको में हम रोक टोक करते हैं, यानी जो भी आयात और निर्यात की जो उत्पाद अन्न के लिए होती है उसमें हम क्या करते हैं, बाकायदा उसमें देख रेख करते हैं, जानकारी लेते हैं कि कितनी उत्पाद वहाँ से आयात निर्यात हो रहा है और जो हम वहाँ से जो अन्न आ रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं, या उसमें बीमारियां लगी हुई है या नहीं, ये हम इन एक्ट के तहत देखने का कार्य करते हैं, निगरानी रखने का कार्य करते हैं। और इस तरीके का अगर उसमें कुछ बीमारियां या कुछ व्याधियां या कुछ कीट प्रवेश करने वाले होते हैं, अनाजों में होने वाले होते हैं, तो उन अनाजों को हम उनका प्रवेश निषेध कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि संक्रमण निषिद्ध द्वारा दूसरा राष्ट्रीय निषिद्ध बनाए गए हैं। इस एक्ट में राज्य सरकार को आदेश है कि वे अपने राज्य से बाहर भेजे जाने वाले वनस्पति अनाज आदि के लिए स्वस्थ वनस्पति प्रमाण पत्र दे। ठीक है, स्वस्थ वनस्पति प्रमाण पत्र दे। तो यहाँ जो बोला गया है कि दूसरे देशों से हमारे देश में, हमारे देश से दूसरे देश में जब अनाज की जो वनस्पति अनाज है उसकी आयात निर्यात होती है तो उसको एक प्रमाण देना पड़ता है, एक प्रमाण पत्र उसमें देना होता है कि वो जो है वो स्वस्थ है या नहीं, वो जो अनाज है वो स्वस्थ है या नहीं। तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र तैयार किया गया था जिसका नाम दिया गया है स्वस्थ वनस्पति प्रमाण पत्र, जिसका क्या नाम दिया गया है, स्वस्थ वनस्पति प्रमाण पत्र। जब तक कि वो जो वनस्पति अनाज है उसको स्वस्थ वनस्पति अनाज पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तब तक कि उसको उसमें उसकी आयात और निर्यात के कार्य जो है वो बंद रहती है, जब तक कि उसको ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। इसकी अनुपस्थिति में सामान राज्य के बाहर हम नहीं भेज सकते या राज्य के अंदर भी हम उसको नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से संक्रामक वनस्पति निषिद्ध एक्ट के द्वारा भी हम पौधों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण संघ। टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण संघ, टिड्डी है ना, जो कीट पतंग होते हैं उसको बोला जाता है टिड्डी या टिड्डा बोला जाता है। भारत सरकार ने एक स्थायी टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण संघ की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत की थी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे टिड्डे या कीट पतंग जो है हमारे भारत देश में प्रवेश कर गए थे कुछ क्षेत्रों में, तो उसकी जानकारी जो है वो टिड्डी चेतावनी एवं नियंत्रण संघ के द्वारा दी जा रही थी। ठीक है, टिड्डी चेतावनी या नियंत्रण संघ के द्वारा दी जा रही थी। इसको हम बोलते हैं लोकस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लोकस्ट वार्निंग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इसके द्वारा ही हम उन जो टिड्डों की हमारे भारत देश में प्रवेश हो रहे थे, उन जो टिड्डे बाहर से जो हमारे भारत देश में आ रहे थे, है ना, उसकी जानकारी हमें ये जो टिड्डी चेतावनी नियंत्रण संघ है दी जाती थी। ठीक है, इसका जो प्रधान है कार्यालय कराची में था, इसका जो प्रधान कार्यालय था पहले कराची में था और इसके 6 विशेषज्ञ और योजना के में कार्यरत थे। इसमें जो 6 विशेषज्ञ थे इस योजना में क्या करते थे, कार्य करते थे, कार्यरत थे। इस संघ की स्थापना के बाद ही विशाल विदेशी पश्चिम टिड्डी दल भारत में घुस आया था।
था। इसकी स्थापना के बाद ही एक विशाल विदेशी पश्चिमी टिड्डी जो है भारत में घुस आई थी और भारत सरकार ने सन 1942 में ही टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत की थी। और 1942 में ही क्या किया गया था, टिड्डी विरोधी योजना की शुरुआत किया गया था। जैसे कि आपने अभी विभिन्न समाचारों के माध्यम से सुना होगा, जो टिड्डे हमारे भारत देश में प्रवेश किए थे वो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से ही हमारे भारत देश में बहुत सारे टिड्डे प्रवेश कर रहे थे। तो इसकी जानकारी भी टिड्डे चेतावनी नियंत्रण संघ के द्वारा दी जा रही थी, ठीक है। और इनका विरोध करना प्रारंभ हो गया था। आप अपने क्षेत्र में टिड्डी संघ बनाने की स्वीकृति अपने क्षेत्रों में टिड्डी संघ बनाने की स्वीकृति मिल गई है और क्षेत्रीय पदाधिकारियों से सहयोग से टिड्डी नियंत्रण का कार्य प्रारंभ किया गया है। अब यहाँ क्या होता है, अब अपने अपने क्षेत्रों में जो टिड्डी संघ है जो प्रतिपादित की गई थी, अब अपने अपने क्षेत्रों में भी उसको बनाने की एक स्वीकृति मिल गई है और क्षेत्र के पदाधिकारियों से सहयोग से भी टिड्डी नियंत्रण का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। टिड्डी नियंत्रण संघों की राज्य सरकार भी सहयोग देती है और इसका क्या करती है, राज्य सरकार जो है इसका सहयोग देती है, जिसके तहत नीचे आप देख सकते हैं वनस्पति संरक्षण निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, किस तरीके से वह हमें सहयोग प्रदान करती है। पहला अगर मैं बताना चाहूँगा तो हानिकारक कीटों एवं बीमारियों का पता लगाना, इसके पश्चात उपकरण दवा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये तो हो गया टिड्डी चेतावनी नियंत्रण संघ के तहत, है ना, जिसके तहत हम नियंत्रण के संघों को राज्य सरकार का सहयोग मिल जाता है। इसके बाद है आपका वनस्पति संरक्षण निदेशालय के प्रमुख कार्य। वनस्पति संरक्षण निदेशालय के क्या है, प्रमुख कार्य है, जिसके तहत पहला आपको बताना चाहूँगा कि हानिकारक कीटों बीमारों को पता लगाना, इसके पश्चात उपकरण या दवा उपलब्ध कराना। तो इसमें क्या कार्य करते हैं, पहला कार्य जो पौधों में लगे हुए हानिकारक कीटे हैं उसका पता लगाया जाता है, उनमें जो बीमारी हो रही है उसका पता लगाया जाता है। उसके पश्चात जो उसमें बीमारी है और कीटे उनके रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की युक्ति अपनाई जाती है, विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाई को क्या कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। आगे आप देख सकते हैं दूसरा कीटनाशक दवा, है ना, कीटनाशक यहाँ क्या बोला गया है, दूसरा है कीटनाशक दवा एवं उपकरणों का निरीक्षण तथा परीक्षण करना, उनके ठीक प्रयोग करने की व्यवस्था करना। तो यहाँ कीटनाशक जो दवाई होती है उनको उपकरणों का निरीक्षण तथा परीक्षण करना। जो दवाई बनाई जाती है ना, इसमें जो वनस्पति संरक्षण जो एक संगठन बनाया गया है, तो जो दवाई का उत्पादन किया जाता है उसका एक निरीक्षण किया जाता है, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उसका एक निरीक्षण किया जाता है और ठीक प्रयोग करने के बाद ही उसको आगे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है और आगे उसके उपयोगों को बढ़ाया जाता है, ताकि जो फसल उत्पादन है उसका छिड़काव करके हम उस बीमारियों को, उन कीटों से हम सुरक्षित कर सकें, ठीक है। तीसरा है आपका देख सकते हैं राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में हानिकारक कीटों एवं बीमारियों के आक्रामक व महामारी को रोकने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता देना। तकनीकी एवं क्या करना, आर्थिक सहायता देना। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में, है ना, राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में हानिकारक कीट, बीमारियों के आक्रामक और महामारी को रोकने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं उसमें तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। चौथा है आपका देख सकते हैं केंद्रीय सरकार को सभी वनस्पति संरक्षण नियमों के पालन करने में सहायता, नियमों के पालन करने में क्या है आपका पालन करने में सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद है आपका सरकारी अधिकारियों को पादप सुरक्षा में प्रशिक्षण देना, विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजना, ठीक है। विदेशों में भी क्या किया जाता है, प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। जो सरकारी अधिकारी होती है उसको पादप सुरक्षा में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और उसके और अच्छे तरीके से जो पादप सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय जो होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भी उन लोग को भेजा जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो वनस्पति संरक्षण निदेशालय है कार्य करते हैं और कार्य करके पौध संरक्षण में बढ़ावा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।